डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था स्पर्श द्वारा आवेशन और उसके माध्यम से आपको कुछ सवाल पूछे गए थे और उनका जवाब कुछ ने दिया था और वो जवाब जो है वो सही आया था। मतलब उनको सवाल में पूछा गया था कि अपने पास एक गोला है जो पहले से आवेशित है और एक अनावेशित गोला है। यदि इसके एक गोले के ऊपर आपको चार्ज बताया गया था 15 कूलम चार्ज है। कितना चार्ज है? 15 कूलम। तो इससे पूछा गया था कि इन दोनों को स्पर्श करवा करके वापस इतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो इन दोनों की गोलों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको बताया गया था कि जब स्पर्श द्वारा आवेशन बताया गया था कि जैसे ही एक आवेशित गोले को एक अनावेशित गोले के संपर्क में लाया जाता है तो लाते ही क्या होता है, ये जो गोला है वो अपना आवेश आधा आधा वितरण जो है कर लेता है। तो हमने यहाँ से देखेंगे कि 15 का जो आधा होता है वो कितना हो गया, 7.5 कूलम, 7.5 कूलम। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, राइट आंसर रहेगा 7.5 कूलम। कुछ स्टूडेंट्स ने इसका जवाब दिया था, वो बिल्कुल सही है। इसके बाद में एक सवाल आपको एक पीडीएफ में जो क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे भी बताया गया था कि यहाँ पे दे रखा था 20 कूलम चार्ज दे रखा था और डिस्टेंस दे रखी थी, कितने मीटर की डिस्टेंस थी, यहाँ पे 2 मीटर डिस्टेंस दे रखी थी और पूछा गया था कि यदि इसको इसके संपर्क में ला करके ऐसे छोड़ दो कि इसके ऊपर 20 कूलम चार्ज है, दोनों को एक दूसरे के संपर्क में ला करके वापस दूर ले जाया जाता है तो कितना अणुवेश आएगा। तो 20 का आधा कितना हो गया, 10 और 10। तो इसके ऊपर भी 10 कूलम चार्ज और इसके ऊपर भी 10 कूलम चार्ज। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर था, जो कुछ बच्चों ने बताया था वो बिल्कुल सही है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना आवेशन का तीसरा मेथड। हमने आवेशन की बात करी थी और आवेशन में आपको तरीके बताए गए थे कि 3 टाइप से हम वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। एक तो आपको बताया गया था घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा आपको बताया गया था चालन द्वारा आवेशन और तीसरा जो बताया जा रहा है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिए इसके अंदर प्रेरण का मतलब क्या होता है, जो थर्ड मेथड है इसका मतलब क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है तो समझिए। प्रेरण का मतलब होता है किसी चीज को प्रेरित करना। हिंदी के अंदर हम जानते हैं कि जैसे आप किसी व्यक्ति को गुस्सा नहीं आ रहा और उसको हम गुस्सा दिला दें तो हमने उस पर गुस्सा प्रेरित कर दिया। यदि हम कोई व्यक्ति खुश नहीं है और उसको हम खुश कर देते तो उसमें हमने खुशी को क्या कर दिया, प्रेरित कर दिया। उसी टाइप से फिजिक्स की लैंग्वेज में जो प्रेरण होगा उसका मतलब ये होता है कि प्रेरित करना होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हम पहले ऐसे समझते हैं और उसके बाद में आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाई जाएगी ताकि आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो प्रेरण द्वारा आवेशन जो होता है उसका मतलब होता है कि कोई पहले से एक अनावेशित वस्तु है, एक अनावेशित वस्तु में पहले से आवेशित वस्तु द्वारा बिना स्पर्श किए विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करना ही क्या कहलाएगा, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो सीधा सा मतलब है कि एक अनावेशित वस्तु होगी, उसके अंदर एक पहले से आवेशित वस्तु द्वारा चार्ज जो है वो क्या कर दिया जाएगा, उत्पन्न किया जाएगा, वो भी बिना स्पर्श किए बिना। इसी को हम क्या कहेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब देखिए समझते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन का ये जो डेफिनेशन है वो कैसे तो बनेगा और कैसे हम ये मान याद करते हैं। तो देखिए जैसे अपने पास ये अनावेशित वस्तु है, जैसा कि बताया गया कि एक अनावेशित वस्तु और ये चालक होती है वो वस्तु क्या हो जाती है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो एक अनावेशित वस्तु को एक आवेशित वस्तु हम जानते हैं कि कांच की छड़ जो होती है, आपको बताया गया था कि कांच की छड़ को यदि हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण कैसा आवेश कर जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कांच की छड़ जिसको हम रेशम के कपड़े से रगड़ के लेके आए हैं तो उसके ऊपर कैसा आवेश है, धनावेश। और आपको एक सारणी भी बताई गई थी घर्षण द्वारा आवेशन में कि कांच की छड़ के ऊपर धनावेश होता है, प्लास्टिक की छड़ के ऊपर ऋणावेश होता है। इसके बाद में हम एक बार फिर से आपको बताएंगे कि इस सारणी में जो लिए गए हैं उनका एलिमेंट्स का यूज आप कैसे कर सकते हो, उन वस्तुओं का यूज कैसे करेंगे। तो ये पहले से आवेशित एक वस्तु होगी कांच की छड़, ये ग्लास रोड है और ये अनावेशित वस्तु है। तो जैसे ही ये प्लस चार्ज होगा, आपको पता है कि ये प्लस जो वस्तु किसको आकर्षित करती है, आवेश के अंदर हमने गुण में भी पढ़ा था कि प्लस जो है वो माइनस को आकर्षित करती है और सेम चार्ज को क्या करती है, रिपेल करती है। तो इस वजह से ये प्लस जो है इस गोले के अंदर उपस्थित सभी नेगेटिव चार्जेस को अपनी ओर आकर्षित करेगा और बचा हुआ धनावेश जो है वो एक तरफ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, अब इसको हम यहीं पर रखते हुए इस ग्लास रोड को
कांच की छड़ को हम यहीं रखते हुए इसके पास तो है माइनस चार्जेस और यहाँ पर है प्लस, इसको हम करेंगे ग्राउंडिंग, यानी कि इसको बोलते हैं भू संपर्कण। भू संपर्कण का मतलब होता है कि जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस है उनको कहाँ भेज देना, जमीन के अंदर भेज देना ही भू संपर्कण होता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो कांच की छड़ है वो किसको आकर्षित करके रखेगी, माइनस आवेश को, और जो बचा हुआ प्लस है उसको तो ये माइनस को तो जाने नहीं देगी, और ये प्लस चार्जेस है इस भू संपर्कण के माध्यम से सारा का सारा जो प्लस चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा। कौन से माध्यम से, भू संपर्कण के माध्यम से। तो यहाँ से इस स्थिति के अंदर इस कांच की छड़ को जब थर्ड स्टेप के अंदर हम देखते हैं, इसको इधर ही रखते हैं, तो इस गोले में सिर्फ क्या रहेगा, माइनस चार्ज, और ये तार हम इसका हटा देंगे तो समस्त धनावेश यहाँ से बाहर निकल गया। अब हम क्या करते हैं कि इस जो ये प्लस चार्ज है इस कांच की छड़ को यदि हटा लें, तो हटा लेने के बाद में आप क्या स्थिति देखने को मिलेगी, इसके ऊपर सिर्फ क्या रहेगा, माइनस चार्ज जो समान रूप से वितरित हो जाएगा। आई होप इसमें से आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। तो देखिए स्टेप फर्स्ट के अंदर तो ये हमने देखा, सेकंड में हमने ये देख लिया, थर्ड में ये देखा है, और फोर्थ स्टेप में होता है ये। तो पहले डेफिनेशन से फिर से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है कि एक पहले से अनावेशित वस्तु थी। देखिए इसकी फर्स्ट स्टेप में एक्चुअल में होता ये है, ये अनावेशित वस्तु है फर्स्ट कंडीशन के अंदर, ये एक अनावेशित गोला था। इस अनावेशित वस्तु को पहले से आवेशित वस्तु, यहाँ पे पहले से आवेशित वस्तु है कांच की छड़, और इसको बिना इसके स्पर्श मिलाए यानी बिना टच किए इसमें विपरीत प्रकृति का, देखिए यहाँ पे प्लस आवेश है और इसमें कौन सा आवेश प्रेरित कर दिया, माइनस आवेश प्रेरित कर दिया। इसी को हम क्या कहेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो डेफिनेशन आप क्लियर हो गई होगी कि किसी अनावेशित वस्तु में पहले से आवेशित वस्तु द्वारा क्या कर देना, विपरीत प्रकृति का चार्ज उत्पन्न करना ही क्या कहलाएगा, प्रेरण द्वारा आवेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे किया। ये कांच की छड़ है, पहले तो अनावेशित गोला था फर्स्ट स्टेप के अंदर, सेकंड में हमने एक कांच की छड़ ली जिसको रेशम के कपड़े से लपेटने पर कैसा चार्ज आ गया, धनात्मक आवेश। अब जैसे कांच की छड़ को इस अनावेशित गोले के पास लाते हैं तो ये अपनी ओर किसको आकर्षित करेगा, माइनस को, इसकी वजह से माइनस यहाँ पे आ जाएगा और समस्त धनावेश एक तरफ हो जाएगा। अब इस छड़ को इसके संपर्क में रखते हुए हम क्या करते हैं, इसको भू संपर्कित कर देंगे। भू संपर्कित करने से क्या होगा, समस्त जो धनावेश है वो कहाँ चला जाएगा, जमीन में। धनावेश ही हो जाता, माइनस नहीं जाता, क्योंकि कांच की छड़ जो है वो पॉजिटिव है और माइनस को अपनी ओर क्या करके रखिए, रखिए, इसलिए ये नहीं जाएगी। थर्ड स्टेप में हम इस कांच की छड़ को इसके संपर्क में रखते हुए देखते हैं कि सिर्फ इसमें माइनस चार्ज बचेगा, और लास्ट में क्या होता है कि जैसे छड़ को हटा लेंगे तो आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये मेथड जो है वो क्या कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। अब मेरे को एक सवाल आपसे पूछना है और इसका सवाल का जवाब जो है आपको अपनी नोटबुक में ही नोट करना है और बताना है कि इस गोले के ऊपर आपको सिर्फ यहाँ पे जैसे माइनस चार्ज है, मैं चाहता हूँ इस गोले के पास कैसा चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है, ये आपको आंसर जो है वो अपनी नोटबुक में नोट करना है और बताना है। एक सिर्फ आपको यही बता देना कि इसके पास कौन सी तो छड़ लानी पड़ेगी और क्या करना पड़ेगा। अभी हम कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं घर्षण द्वारा आवेशन के मेथड में क्या क्या बाकी रह गए थे, फिर उसके बाद में इस सवाल का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब देखिए आपको घर्षण द्वारा आवेशन में एक सारणी बनाई हुई मिली होगी, या इससे पहले भी आप देख सकते हो कि धनावेश और ऋणावेश की एक सारणी बनी हुई थी। उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल इस टाइप से लिए गए थे कि कांच की छड़ के ऊपर कैसा आवेश पाया जाता है, धनावेश, ऋणावेश रेशम के कपड़े पर। ऐसे बिल्ली की जो खाल होती है, कैट स्किन, उसके ऊपर धनावेश पाया जाता है। प्लास्टिक और एमोनाइट की छड़ के ऊपर कैसा मिलेगा, ऋणावेश। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, आपको बताया गया था कि जब कांच की छड़ ली गई थी और इस तरफ हमने लिया था रेशम का कपड़ा, तो जब इसको इससे हम रगड़ते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके कांच की छड़ के ऊपर कैसा चार्ज आता है, धनावेश, और यही इलेक्ट्रॉन यदि रेशम का कपड़ा ले लेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, ऋणावेश। ठीक है। अब यदि इसके स्थान पे सपोज करो यदि अपने पास हो यहाँ पे प्लास्टिक की छड़, कैसे छड़ ली जा रही है, प्लास्टिक की, तो इस पे ऋणावेश कैसे आएगा, तो देखना इस प्लास्टिक की छड़ को हम एक अपने पास ये कैट स्किन ले लेते हैं, बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल ये हमने ले ली। अब इसको इससे रगड़ते हैं, तो रगड़ने से क्या होगा
कि ये गेट की जो स्किन है इसके द्वारा घर्षण किए जाने पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करके इसके ऊपर जो कैसा चार्ज आएगा, धनावेश आता जाएगा, यानी जितने इलेक्ट्रॉन ये त्यागती जाएगी उतना ही इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, धनावेश। और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा, ये प्लास्टिक की छड़। तो आपको बताया था कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है उस पर धनावेश आएगा, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी उस पर कैसा चार्ज आएगा, ऋणावेश। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण इसके ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा, ऋणावेश। तो देखें यहाँ से प्लास्टिक की छड़ जो होती है ऋणावेशित होती है, बिजली की खाल कैसे होगी, धनावेशित। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपसे जो सवाल अब पूछा गया है कि प्रेरण द्वारा आवेशन के अंदर एक इक्वेशन आपसे पूछा गया था कि अनावेशित गोला है, उसके ऊपर हम चाहते हैं, वहां पे तो आपको बताया गया था कि प्रेरण द्वारा आवेशन में मैंने एक कांच की छड़ लेकर के कैसे धनावेश उत्पन्न किया था। अब आपको ये बताना है कि इसी अनावेशित गोले के ऊपर आप सिर्फ धनावेश कैसे उत्पन्न कर सकते हो, ये आपको अपने नोटबुक में बताना है। क्वेश्चन भी आपको पीडीएफ द्वारा जो पीडीएफ भेजा गया था उसमें सवाल पूछा गया है कि प्रेरण द्वारा आवेशन के माध्यम से आपको एक अनावेशित गोले के ऊपर सिर्फ धनावेश प्राप्त करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो आई होप आपसे ये क्लियर हो जाएगा यदि आपको प्रेरण द्वारा आवेशन समझ में आया है, और यदि फिर भी नहीं आता है तो आप हमें बताइए, आपको वापस से डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि आवेश के बारे में सामान्य जानकारी देखते हैं कि उसका मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, इसका मास कितना होता है। ये आपको थोड़ा इसमें जनरल नॉलेज है जो आपको साइंस के लिए आपको याद भी रहना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, इस यूनिट के अंदर पूछे जाते हैं, किसी भी चैप्टर में जो ये सवाल आएंगे वो आपको उसमें ये चार्ज वगैरह इनका पता होना चाहिए कि कैसे बदलते हैं। तो देखिए सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला जो पॉइंट है, जैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपने देख रखा है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानते हो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, आपको पता है कि इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है, कैसा आवेश पाया जाता है, ऋणावेश। अब इसके ऊपर आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है, चार्ज का मान कितना होता है, इसका आवेश हम कहें कि इसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद में प्रोटॉन, या इसका हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देख लेते हैं, me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये कुछ आपको बेसिक नॉलेज है, वो आपको पता भी होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इसके बाद में आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसका आपको पता है कि धनावेश इसके ऊपर चार्ज रहता है, और इसका जो आवेश का मान है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका जो मास होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, या आप नोट भी कर सकते हो, वैसे पीडीएफ में बताया नहीं गया, यहाँ से आप नोट कर सकते हो कि इसका चार्ज ये होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो होगा 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। तो ये आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है ऋणावेश, इसकी जो आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन जो होता है वो कैसा होता है, चार्ज आपको पता है धनावेश होता है, और इसके लिए मान जो होगा वो कितना होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसका मास ऑफ जो प्रोटॉन रहेगा वो 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ये तो आपको बेसिक नॉलेज है जो आपको ध्यान रखना है, इनकी चार्जेस की वैल्यू सभी जगह आपको पता होनी चाहिए, केमिस्ट्री में भी यूज हो सकती है। देखिए इसके बारे में अपना जो कुछ आवेश की मात्रक है वो हम देख लेते हैं कि आवेश की मात्रक कौन कौन से होते हैं। देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है आवेश के बारे में बताने के लिए वो है कूलम का। कूलम ने यहाँ पे बलों का भी नियम दिया है, तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है ये आवेश की मात्रक। तो सबसे पहले जो आवेश का ऐसा ही मात्रक हम बात करें, ऐसा यूनिट जो होती है इसकी वो होती है कूलम। आवेश का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम होता है।
विद्युत धारा आप जानते हो, विद्युत धारा जो होती है धारा आई, इसका मात्रक आपको जानते हो क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, अब देखिए विद्युत धारा का जो हमें पता है कि सूत्र क्या होता है, विद्युत धारा जो होती है वो आवेश बटा समय होती है, आवेश बटा समय। तो आवेश का मात्रक तो होता है कूलाम और समय का आपको बता ही दिया, पता है सेकंड होता है। तो यदि हम बात करें और धारा का जो मात्रक है वो बता दिया एम्पियर, तो 1 एम्पियर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 कूलाम पर सेकंड के। और यदि आपसे पूछा जाए कि कूलाम जो आवेश है उसका और दूसरा मात्रक क्या हो सकता है, तो कूलाम जो होगा वो किसके बराबर होगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो एक कूलाम जो होता है वो 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड के भी बराबर होता है। इसके बाद में आवेश की जो अन्य पद्धति में जैसे मात्रक की बात करें सीजीएस पद्धति में, तो इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है फ्रैंकलिन, और स्टेट कूलाम भी होता है ESU, जिसको हम बोलते हैं स्टेट कूलाम। ये कौन सी पद्धति में रहेगा, ये पद्धति में रहता है सीजीएस में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में, और एसआई में रहता है कूलाम। यदि आपसे पूछा जाए कि अब पूछा जाए कि भाई ये किसके बराबर होता है, कि दोनों को यदि कन्वर्ट करते हैं तो किसके बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि एक कूलाम जो होता है वो 3 × 10⁹ ESU यानी कि स्टेट कूलाम के बराबर होता है। एक कूलाम किसके बराबर होगा, 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी कि स्टेट कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एक मात्रक और चलता है, इसका सबसे बड़ा मात्रक जो माना जाता है विद्युत धारा का होता है फेराडे। क्या माना जाता है, फेराडे। और एक फेराडे का जो मान होता है वो होता है 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम के बराबर होता है। तो आपसे कुछ सवाल इसमें एक नंबर में भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, तो आपका जवाब होगा फेराडे। क्या रहेगा, फेराडे। और एक फेराडे के अंदर कितना कूलाम होता है, तो आंसर सीधा से दिया हुआ है 96,500 कूलाम। ये पॉइंट है इसके बारे में। तो सिंपल सा आवेश का जो ऐसा यूनिट होता है वो तो होता है कूलाम, और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। धारा का सूत्र होता है, हम जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, तो आवेश बटा समय। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, समय का होता है सेकंड। तो 1 एम्पियर जो है 1 कूलाम पर सेकंड के बराबर होता है। यदि हम सिर्फ कूलाम की बात यहाँ से निकालेंगे तो सेकंड जो है वो भाग से कहाँ चला जाएगा, 35 में। तो 1 कूलाम जो होगा वो 1 एम्पियर इंटू सेकंड के बराबर होगा। सीजीएस पद्धति में आपसे पूछा जाए कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो फ्रैंकलिन और स्टेट कूलाम होता है। और 1 कूलाम जो होगा वो 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होगा। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फेराडे। और 1 फेराडे में कितना कूलाम होगा, 96,500 कूलाम। ठीक है, तो ये आपको कुछ बेसिक नॉलेज है, उसका आपको ध्यान में रखना है। और कुछ यूनिट्स आप ये तो जानते हो कि मिली क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, नैनो क्या होता है, पिको क्या होता है। तो देखिए कूलाम तो आपको बता ही दिया। यदि आपको इसमें लिखा जाए मिली कूलाम दे दिया जाए तो ये बराबर होगा 10⁻³ कूलाम के। ठीक है, माइक्रो का जो यूनिट होता है ये होता है माइक्रो का साइन। तो 1 माइक्रो कूलाम पूछ दिया जाए तो वो किसके बराबर होगा, 10⁻⁶ कूलाम के। यदि आपसे पूछ दिया जाए नैनो कूलाम किसके बराबर होगा, तो नैनो का मतलब 10 की पावर होता है -9 कूलाम। आपसे पूछ दिया जाए कि पिको कूलाम, तो ये होता है 10 की पावर -12 कूलाम के। और यदि आपसे पूछ दिया जाए फर्मी के बराबर, फर्मी कूलाम भी बोल सकते हैं, या तो सिर्फ फर्मी बोला जाए तो वो होता है 10 की पावर -15 कूलाम के बराबर। तो आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि मिली, माइक्रो, नैनो, पिको का मतलब होता है 10 की पावर -3 कूलाम, -6 कूलाम, -9 कूलाम, 10 की पावर -12 कूलाम। अब देखिए सवाल में कई बार ऐसा लिखा हुआ आता है कि हमें कोई सवाल दे दिया जाता है कि एक आवेश का जो मान है, या ऐसा बोला जाए कि किसी वायर के अंदर 500 माइक्रो कूलाम चार्ज बह रहा है, तो इसका मतलब आपको क्या यूज करना है, इसको आपको बदलना होगा ऐसा यूनिट के अंदर। तो इस 500 माइक्रो कूलाम का मतलब हो जाएगा 500 × 10 की पावर माइनस कितना कूलाम, 6 कूलाम। तो आगे जैसे जैसे इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको ये डाउट क्लियर हो जाएंगे, और वहाँ से आपको ये पता भी लग जाएगा कि हम माइक्रो कूलाम की जगह क्या यूज करना है,
नैनो कूलाम की जगह क्या यूज करना है, पिको कूलाम की जगह क्या यूज करना है और मिली कूलाम की जगह क्या यूज करना है। तो ये आप ध्यान रखिए, यहाँ सर अच्छे से इसको समझना है। और जो भी टॉपिक में आपको फिर से डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा और व्हाट्सएप के थ्रू आप बता दीजिएगा कि ग्रुप में आपको कोई यदि सवाल नहीं समझा है, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो उसका समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, देखो अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में आता है ये विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी क्या होता है, इसका दूसरा नाम देखिए, इलेक्ट्रोस्कोप का जो दूसरा नाम होता है वो होता है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। क्या होता है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। देखो इसके अंदर नाम में आ रहा है स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब सोना, पत्र का मतलब इसमें दो इसकी पत्तियां होगी और ये विद्युतदर्शी यानी कि जो क्या करेगा, विद्युत को दर्शाने वाला होगा। यानी सिंपल सा मतलब है कि किसी वस्तु के पास कैसा आवेश है, उस आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है, विद्युतदर्शी का। देखिए इसका मुख्य जो कार्य है आपको बता दिया गया कि किसी वस्तु पर, जैसे मान लीजिए कि प्लास्टिक की है, ये कोई भी अपने पास की मार्कर है या प्लास्टिक की, हम ऐसे बोलेंगे ये छड़ है, तो इस प्लास्टिक की छड़ के ऊपर आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, या अपने पास एक कांच की छड़ और ले लेते हैं तो हमें दोनों के ऊपर आवेश सेम है या अलग अलग होगा, उसकी प्रकृति को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, विद्युतदर्शी का। तो सीधा सा मतलब है कि किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का, आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी काम में ली जाती है। अब देखिए इसकी बनावट आपके सामने है, इसका चित्र कैसे होता है और इसी के माध्यम से हम समझेंगे, बनावट हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसकी बनावट कैसे होती है, फिर इसकी मैकेनिज्म समझते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। तो आपको जैसा कि इसमें दिखाया गया है इस चित्र में, वैसा का वैसा ये स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी है। तो इसमें हमने लिया है कांच का जार। सबसे पहले कांच का जार लेते हैं, उस जार के अंदर ये ऊपर जो लगा हुआ है ये इसका ढक्कन जो होता है इसको बोलते हैं कॉर्क। तो इसके ऊपर एक कॉर्क लगा हुआ है। इस कॉर्क के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मेटेलिक रॉड लगी हुई है, यानी कि धात्विक छड़ लगी हुई है, और इस धात्विक छड़ के ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं नॉब। क्या बोलेंगे, नॉब बोलेंगे। और नीचे वाले हिस्से पर आप देख सकते हो कि दो सोने की पत्तियां हैं, स्वर्ण पन्नी है दो, ये दो पन्नियां इसके ऊपर लगी हुई है। तो ये इसकी बनावट है। सीधा सा क्लियर हो गया होगा कि एक कांच का एक जार होता है, बनावट में हम कह सकते हैं। इसके ऊपर एक कॉर्क लगा होता है, जिस कॉर्क के अंदर एक धात्विक छड़ लगी रहती है। इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो नॉब होता है, नीचे वाले हिस्से पर दो स्वर्ण पत्तियां बंधी रहेगी और इस टाइप से ये इसकी बनावट होती है। अब ये आवेश की उपस्थिति का पता कैसे लगाएगा, तो वो देखिए। तो इसकी मैकेनिज्म हम देखते हैं। तो मान लीजिए अपने पास दो टाइप की रोड है, जैसे हमने दो रोड ले लिया, सेम हो या अलग अलग हो, हमें पता नहीं है। मान लीजिए कि कांच की बनी हुई है और एक प्लास्टिक की बनी हुई है, ठीक है। तो इस कांच की छड़ को जब हम किसी रेशम के कपड़े से रगड़ के लेके आएंगे और ला करके हम इसको इसके नोक के ऊपर रखना है, यानी इसके नोक से इसको जैसे टच करेंगे तो आपको पता है, हमें ये नहीं पता अभी कि इसके ऊपर आवेश कैसा है, सेम है या अलग है, दोनों वस्तुओं पर सेम चार्ज है या नहीं। तो हम देखते हैं कि इस कांच की छड़ आवेश तो हो गई, कांच की छड़ को जैसे हम रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे इसके ऊपर वो वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो हम यदि देखें जिस आवेशित को यदि हम इसके ऊपर से यदि मान लीजिए इस नोक से टच करते हैं तो आपको पता है कि जो भी इसमें आवेश उपस्थित होगा वो इसके माध्यम से चला जाएगा इसके अंदर। तो ये आवेश मान लीजिए कि इसके पास, सपोज करो कि इसके पास धनावेश है, क्योंकि हमें एक बार मान लेते हैं, वैसे तो पता है कि कांच की छड़ के ऊपर धनावेश ही होता है, लेकिन हम एक बार ऐसे मान लेते हैं कि कांच की छड़ के ऊपर ये आवेश है धनावेश। तो ये सारा धनावेश इसके पास चला गया और ये कहाँ वितरित हो जाएगा, समान रूप से इस स्वर्ण पन्नी होता है, ठीक है। अब यदि हम इसके पास एक ऑलरेडी कोई दूसरी अभी छड़ लेके आते हैं, प्लास्टिक छड़, जिसको भी हम गेट पर से यदि रगड़ के लेके आए, तो आप देखिए जब इसको उठा करके यहाँ पे इसके पास टच करेंगे, जैसे इससे टच किया जाएगा तो आपको पता है कि इसमें भी उपस्थित आवेश इसके अंदर जाएगा। मान लीजिए कि दोनों पन्नियां अभी तो ये दूर हट रखी है, या मान लीजिए कि ये पन्नियां एक दूसरे से क्या है, क्योंकि सेम चार्ज है तो दोनों पन्नियां एक दूसरे से क्या हो जाएगी, प्रतिकर्षण, क्योंकि समान आवेशों के बीच में क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण। तो यहाँ से दोनों पन्नियां रहेगी दूर,
अब जैसे ही हमने ये प्लास्टिक की रोड उठा करके जिसके ऊपर उसको रगड़ करके इसके पास लाते हैं तो आपको पता है कि सारा का सारा आवेश चला जाएगा इसमें। अब ये सपोज कीजिए दोनों पन्नियां एक दूसरे के पास आ गई तो क्या आप बता सकते हैं कि इस छड़ के पास कैसा आवेश था? सिंपल है ना, यानी कि यहाँ से आवेश जो है इसके अंदर पहले हम लाए कांच की छड़, इसको रेशम के कपड़े से रगड़ करके इसको नोक से टच करते तो समस्त आवेश चला गया। एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि इसके पास धनावेश है तो सारा का सारा धनावेश चला जाएगा इसमें। तो ये पन्नियां दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगी? प्रतिकर्षित, क्योंकि सेम चार्ज में क्या पाया जाता है? प्रतिकर्षण। और जैसे ही इस हम छड़ को लेके आएंगे दूसरी वाली को, तो यदि ये दोनों पन्नियां एक दूसरे के पास आ जाती है, पन्नियां जब आपको पता है कि दोनों पन्नियां एक दूसरे से आकर्षित कब होगी? जब दोनों के पास चार्ज क्या होगा? अलग अलग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास माइनस चार्ज है तो ये एक दूसरे की तरफ आएगी, और यदि इसके पास सेम चार्ज रहा तो ये क्या होगी? एक दूसरे से प्रतिकर्षित। तो इस प्रकार से हम किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। कौन से माध्यम से? स्वर्णपत्र विद्युतरश्मि द्वारा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सिंपल सा है, इसमें कुछ देखने वाले भी नहीं है कि बनावट वगैरह कैसे हमें क्लियर करना है। तो बनावट में तो आपको पता है कांच का जार कोर लगा हुआ है, धातु छड़ है, ऊपर वाला हिस्सा मोम कर रहा है, नीचे 2 सोने की पन्नियां लगी हुई है। तो बनावट तो क्लियर हुई। क्रिया विधि में बस आपको इतना बताना कि पहले से एक कांच की छड़ है जिसको हम रेशम के कपड़े से रगड़ करके इस नोब से टच करेंगे तो जो यदि आवेश जो भी उपस्थित होगा वो इसमें चला जाएगा। तो ये पता है कि जाहिर सी बात है कि दोनों पन्नियां पहले फैलेगी क्योंकि आवेश तो सेम ही है। अब क्या होगा कि दूसरी यदि छड़ इसके पास आप लेके आते हो, यदि दोनों पन्नियां एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाएगी तो इसका मतलब इसके ऊपर दूसरा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। और यदि ये नहीं फैलती है तो इसके पास कैसा चार्ज रहेगा? सेम चार्ज। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको? अब मैं आपसे कुछ 2-3 सवाल पूछ लेता हूँ, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसमें तो आपको कुछ अभी नहीं लिखना है, जब 2 सवाल आएंगे न्यूमेरिकल तो हम एक एक करके शुरू करेंगे। तो आपको एक तो सवाल जो भी हमने पढ़ा है इसमें से आपको एक पहला सवाल तो ये पूछा जाता है, आपको ये बताना है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? दूसरा, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको जरूर ध्यान रखना है कि प्रेरण द्वारा आवेशन में, एक सवाल मैंने पूछ लिया है कि प्रेरण द्वारा आवेशन में आप एक गोले के ऊपर धनावेश कैसे प्राप्त कर सकते हो और इसके पास कौन सी छड़ लानी होगी, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। और ये सोल्यूशन आपको अपने क्वेश्चन दिया गया है तो इसका आंसर आपको अपनी बुक में लिखना है, नोटबुक में। और इसके अलावा ये 3 क्वेश्चन का जवाब आप मेरे को दीजिएगा।